निकट भविष्य में एक महान युद्ध दुनिया को नष्ट कर देगा। अब पृथ्वी एक सर्वनाशकारी बंजर भूमि है जिसे खोई हुई भूमि के रूप में जाना जाता है और मानवता का जो कुछ बचा है वह एक ही शहर में रहता है। वे अधिपति द्वारा शासित है और चर्च व्यवस्था बनाए रखने का प्रभारी है। एक दिन रे नाम की एक महिला को चुड़ैल होने के कारण फांसी पर लटका दिया जाता है और एनफोर्सर उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कि चर्च की अवहेलना करने वालों के साथ क्या होता है। एनफोर्सर के जाने के बाद ग्रे अपने जादू का इस्तेमाल करके एक सैनिक को यह भ्रम कराती है कि उसे ही फांसी दी जा रही है। वह खुद को बचाने के लिए रस्सी पर गोली चलाता है और ग्रे को मुक्त कर देता है। फिर उसे लगता है कि वह उसे अपने बगल में देख रहा है और गोली चला देता है, जिससे उसकी जगह एक अन्य सैनिक की मौत हो जाती है। जब एनफोर्सर को इस बारे में पता चलता है तो वह मंत्रमुग्ध सैनिक को मार देती है और दूसरों को ग्रे की खोज पर ले जाती है। जब समूह कमरे के चारों ओर देखता है, ग्रे छाया में छिप जाता है और एक एक करके सैनिकों को मारता है जब तक कि केवल एनफोर्सर ही नहीं बचता। ग्रे उसे चाकू से डराकर उसे कोने में ले जाने में कामयाब हो जाता है और एनफोर्सर उसे ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन उसे त्वरित मौत देने के बजाय ग्रे उसे फांसी देने का विकल्प चुनता है। जैसे ही वह दूर जाती है, भीड़ उसके लिए अलग हो जाती है और उसे वह चुड़ैल जो फांसी नहीं देगी कहती है। इस बीच बॉयस अपने घोड़े पर अकेला भटक रहा है, लेकिन एक सुरंग पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उस पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। जब वह ये बात जोर से कहता है तो पुरुषों का एक समूह छिपकर बाहर आता है और उनमें से एक बॉयस की बंदूक चुराने की कोशिश करता है। हालांकि उस बंदूक के साथ एक 2 मुंह वाला सांप जुड़ा होता है जो उसे तुरंत मार देता है। फिर बॉयस अपने हाथ बंद कर लेता है जिससे बंदूकें निकल आती है और इससे पहले कि वे उस पर उंगली उठा पाए, वह पूरे गिरोह को मार डालता है। जाने से पहले वह अपना सांप उठाना सुनिश्चित करता है। ग्रे के पास वापस आकर वह एक टावर में आश्रय पाती है और एक अंधी महिला के लिए कुछ पैसे छोड़ती है जो उसकी दयालुता के कारण उसे पहचान लेती है। बाद में रानी और ओवरवॉच के कप्तान जेरेस उनसे मिलने आते हैं। रानी एक भेड़िया में रूपांतरित होने की शक्ति खरीदना चाहती है और कुछ फैंसी आभूषणों से भुगतान करती है। ग्रे कभी किसी को मना नहीं करती और नौकरी ले लेती है, ये बताते हुए कि वह एक शिकारी को एक शेपशिफ्टर को मारने और उनकी शक्ति लेने के लिए काम पर रखेगी। उसकी समय सीमा अगली पूर्णिमा होगी जो 6 दिन बाद हो रही है। जबकि ग्रे अपनी ब्लेड्स को छोड़ने के लिए तैयार करती है, जेरेस भी एक इच्छा खरीदने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि ग्रे रानी को असफल कर दे। वह कसम खाता है कि वह उसके प्रति वफादार है, लेकिन वह सोचता है कि यह शक्ति पाने से वह नष्ट हो जाएगी। ग्रे उस पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि वह सिर्फ ईर्ष्या कर रहा है, लेकिन चूंकि वह किसी को मना नहीं करती है इसलिए वह भुगतान के रूप में उसकी घड़ी ले लेती है। इसके बाद वे एक मंत्र का प्रयोग करके खोई हुई भूमि को देखती है और जो उसे चाहिए उसे ढूंढती है। वह देखती है कि कैसे पुरुषों का एक समूह एक विशाल भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। इस बीच अधिपति बिस्तर पर है और रानी से मदद मांगता है क्योंकि वह फिर से पेशाब कर चुका है। रानी अपने पति का अपमान करते हुए नौकरानियों को बुलाती है। वह स्पष्ट रूप से उसके साथ व्यवहार करते करते थक गई है। कुछ क्षण बाद वह बॉयस को चूम रही है और यह पता चलता है कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब बॉयस महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे गार्डों द्वारा रोक दिया जाता है, इसलिए वह एक मशाल पर शराब थूकता है जिससे गार्ड में आग लग जाती है। फिर वह दूसरे को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। बाद में एक बार में ग्रे बॉयस के पास जाता है और उसकी शिकारी सेवाओं को किराए पर लेने की कोशिश करता है क्योंकि वह खोई हुई भूमि के अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है। बॉयस केवल जुआ खेलना चाहता है, इसलिए ग्रे उसके खिलाफ खेलता है और पहले राउंड में आसानी से जीत जाता है। वह अभी भी उसके मिशन को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस्ट लेंस में जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए ग्रे उसे बताता है कि अगर वह कभी भी उसे धीमा करती है तो उसे पीछे छोड़ने की अनुमति है। फिर बॉयस उसे एक बड़े भेड़िए के बारे में बताता है जो स्कल नदी नामक जगह पर रहता है। ग्रे को एहसास होता है कि नाम उसकी दृष्टि से मेल खाता है और अगर वह उसे वहां ले जाता है तो वह बॉयस को घड़ी के साथ भुगतान करने का वादा करती है। उसी समय सैनिकों का एक झुंड बार में प्रवेश करता है और उनमें से एक ऊपर से गोली चलाता है, लेकिन बॉय उसे तुरंत मारने के लिए उस पर सांप फेंक देता है। शरीर गिर जाता है और सांप दूसरे सैनिक की बाह पर कूद जाता है, इसलिए उसका साथी अंक काट देता है और सांप भाग जाता है। फिर प्रवर्तक लड़ाई में शामिल हो जाती है और सांप को मारने के लिए अपने चाकू का इस्तेमाल करती है। जब वह पलटती है तो ग्रे और बॉयस पहले ही जा चुके होते हैं। चर्च में कुलपति सभी को याद दिलाते हैं कि चुड़ैलों और विधर्मियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भीड़ प्रार्थना करने का नाटक करती है और चुपके से विद्रोही आंदोलन के बारे में एक नोट पास करती है। मास के बाद ये पता चलता है कि पैट्रियार्क को नोट के बारे में पता है और वह नोटिस करता है कि ग्रे विद्रोह का प्रतीक बन गया है। प्रवर्तक अंधी महिला को लाता है और उसके हाथ पर तब तक पैर रखता है जब तक वह ये नहीं बता देती कि जेरेस और रानी ग्रे से मिलने गए थे। कुलपति ने एनफोर्सर को आदेश दिया कि वह ग्रे को ढूंढे और उसे फांसी देने से पहले ये कबूल करवाए कि वह उनके नेताओं के साथ चल कर रही है। लॉस्ट लैंड्स में ग्रे और बॉयस रात के लिए कैंपिंग कर रहे हैं। बॉयस एक नया सांप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ऐसा सांप नहीं मिलता जो उसे पसंद आए। जब ग्रे सोने की कोशिश कर रहा होता है तो बॉयस अपने ब्लेड के साथ उसके पास आता है तो वह उसे अपने चाकू से रोक देती है। हालांकि वह उस बिच्छू को मारने के लिए वहां है जो उसे डंक मारने वाला था। अगले दिन दोनों भाई बहन मारा और रॉस द्वारा संचालित एक व्यापारिक चौकी पर पहुंचते हैं जो बॉयस के पुराने दोस्त हैं। दोनों को अंदर आमंत्रित करने से पहले मारा ने बॉयस को चूमा। बॉयस बताते हैं कि वे एक सप्ताह में शेपशिफ्टर ढूंढ लेंगे और ग्रे बताती है कि उसे कुछ दिनों में इसकी आवश्यकता होगी, इसलिए बॉयस ने फैसला किया कि वे एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट लेंगे। उस रात बॉयस और मारा शरारती हो जाते हैं और अफसोस जताते हैं कि वे साल में केवल एक बार ही एक दूसरे को देखते हैं। जब दोनों सुबह निकलते हैं तो बॉयस मारा को चेतावनी देता है कि भाई बहन ही लॉस्ट लैंड्स में एकमात्र दोस्ताना चेहरे हैं और ग्रे एक पिंजरे में एक जानवर के कंकाल को देखता है। इस बीच एनफोर्सर और उसके सभी सैनिकों ने ट्रेन से खोई हुई भूमि की खोज शुरू कर दी है। रानी पैट्रियार्क से मिलने जाती है क्योंकि उसने उसकी सलाह लिए बिना ट्रेन के इस्तेमाल को अधिकृत कर दिया था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने सभी सैनिकों को भेज दिया था।
शहर को असुरक्षित छोड़ दिया था। कुलपति का कहना है कि उन्होंने उसके विश्वासघात की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन रानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये सब झूठ है। बाद में कुलपति ट्रेन पर एनफोर्सर को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई है कि रानी झूठ बोल रही है, इसलिए उन्हें चुड़ैल को जल्दी से पकड़ने की जरूरत है। यदि वे विश्वासघात के लिए रानी को गिरफ्तार करते हैं और बीमार अधिपति जल्द ही मर जाता है तो कुलपति शहर का नियंत्रण ले सकते हैं। कुछ समय बाद सैनिक रॉस और मारा को ढूंढ लेते हैं और उन्हें तब तक प्रताड़ित करते हैं जब तक मारा ये स्वीकार नहीं कर लेती कि ग्रे और बॉयस कल नदी जा रहे हैं। जाने से पहले वे भाई बहनों को मार देते हैं और उनके व्यापारिक केंद्र को जला देते हैं। अगले दिन ग्रे और बॉयस द रिफ्ट पहुंचते हैं, जो खाइयों से भरा खंडहर शहर है। वे केबल कार वाली एक पुरानी इमारत में प्रवेश करते हैं और बॉयस ड्राइवर की तलाश करता है, जो पैसे के लिए किसी को भी सवारी दे देगा। जब बॉयस उसका नाम पुकारता है तो वह आदमी जवाब नहीं देता, इसलिए दोनों इमारत की तलाशी शुरू करते हैं। दुख की बात है कि उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर को फांसी दे दी गई है, जिसका मतलब है कि सैनिक यहाँ पहले पहुंचे। जब दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो एनफोर्सर और उसके आदमी उन्हें घेर लेते हैं। वे बॉयस को जाने देने को तैयार हैं, अगर वह उन्हें ग्रे दे और मारा का शव दिखाए कि वे गंभीर हैं। उस समय मारा जाग जाती है और बॉयस का नाम लेती है, इसलिए एनफोर्सर उसे हमेशा के लिए मारने के लिए गोली मार देता है। बॉयस क्रोधित हो जाता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, जबकि ग्रे एक सैनिक पर हमला करने और उसकी बंदूकें चुराने के लिए आगे बढ़ता है। वह भी गोलीबारी शुरू कर देती है और साथ मिलकर वह और बॉयस जल्दी से अपने आसपास के सभी लोगों को मार देते हैं। दुर्भाग्य से ट्रेन में सैनिकों की एक भीड़ छिपी हुई है और अब वे लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर आ गए हैं। बॉयस और ग्रे लड़ते रहते हैं और अधिक से अधिक लोगों को मारते हैं, लेकिन सैनिक आते ही रहते हैं और उनकी संख्या असहनीय होती जाती है। ग्रे की गोलियां खत्म होने का तो जिक्र ही नहीं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन में एक तोप है जो उन पर गोलियां चलाती है। सौभाग्य से वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि बिना चोट खाए गिरते हैं। फिर वे केबल कार की ओर भागते हैं और बॉयस व्हील पर गोली चलाकर उसे छोड़ देता है। सैनिक अभी भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ग्रे और बॉयस उन्हें कार से दूर रखने के लिए हाथापाई शुरू कर देते हैं। चूंकि यह एक विशाल खाई के ऊपर से गुजर रहा है, इसलिए सैनिक बहुत ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं। कुछ लोग कार की छत पर दिखाई देते हैं और ग्रे तुरंत अपनी ब्लेड से उनसे लड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। वह उनमें से अधिकांश को हराने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और आखिरी आदमी को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करने के लिए कार के किनारे पर एक बड़ी छलांग लगाती है। अब वह उसे गिराने के लिए उसका हाथ काट सकती है। कार के अंदर बॉयस कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ हाथापाई भी करता है। अपने आदमियों को पराजित होते देख एनफोर्सर एक सैनिक से केबल काटने को कहती है। कार अब एक तरफ लटक गई और ग्रे को उसे पकड़ने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ा। बॉयस एक और सैनिक को गिराने के लिए खिड़की तोड़ देता है। फिर एनफोर्सर दूसरी केबल पर गोली चलाता है और कार नीचे गिरती है। एक इमारत से होकर फिसलती हुई खाई के किनारे जा गिरती है। ग्रे और बॉयस चट्टानी दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं और गिरने से ठीक पहले कार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एनफोर्सर ने गोली चलाई और बॉयस के कंधे पर लगी, जबकि वह अभी भी चढ़ रहा था, लेकिन ग्रे पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकी थी और उसने एनफोर्सर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों गायब हो गए। उस रात बॉयस घाव से गोली निकालता है और ग्रे उसे टाँके लगाता है। बॉयस अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में सोचता है और एनफोर्सर से बदला लेने की कसम खाता है। सोने से पहले वे आसमान में रंग और बिजली देखते हैं। अगले दिन रानी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह जानती है कि पिता बॉयस है, लेकिन दिखावा करती है कि वह अधिपति है। अब जब उसके पास सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए एक उत्तराधिकारी है, तो वह अधिपति के चेहरे पर एक तकिया रखती है और उसे दम घोंटकर मार देती है। इस बीच ग्रे और बॉयस शैडोज बैन नामक क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो रात में राक्षसों से भर जाता है। हालांकि वे एनफोर्सर की ट्रेन को अपनी ओर आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए उनके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक कूलन टॉवर के अंदर छिप जाते हैं और जमीन पर गैस फैलाने के लिए कई डिब्बों को नष्ट कर देते हैं। जब रात होती है तो टॉवर में रोशनी चालू हो जाती है और एक राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करता है। बॉयस ने गैस पर लाइटर फेंका, जिससे आग का एक घेरा बन गया जो उसके और ग्रे के चारों ओर बन गया। जल्द ही और राक्षस टॉवर में प्रवेश करते हैं और दोनों को गोलीबारी करनी पड़ती है, लेकिन उनकी गोलियां आज ज्यादा कुछ नहीं करती। राक्षस एक धातु का तख्ता लाते हैं और उसे आग के ऊपर रखकर एक पुल बनाते हैं, इसलिए बॉयस एक गैस कैन को लात मारकर और उस पर गोली चलाकर उन्हें रोकता है। कैन के फटते ही एक राक्षस कूद पड़ता है और बॉयस पर हमला करने के लिए उसे पकड़ता है, लेकिन वे उसे अपने ब्लेड से वार करके वापस खींच लेती है। जब दानव उसे पकड़ने की कोशिश में अपने शरीर को मोड़ता है, रे को कूदना पड़ता है और हाथापाई करनी पड़ती है। बॉयस उस जीव से निपटता है और उसे एक धातु की छड़ पर फेंक देता है, जबकि ग्रे एक अन्य गैस टैंक पर ब्लेड फेंकता है। इस बार विस्फोट बड़ा है और दानव नेता का ध्यान आकर्षित करता है, जो अपने गुर्गों के साथ टॉवर के ऊपर से देख रहा है। वे नीचे कूदते हैं और दोनों मनुष्यों से भिड़ जाते हैं, जबकि नेता ग्रे को नाम से पुकारता है और कहता है कि उसे इस जगह वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रे उसे पीछे हटाने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है और अपने हाथ से आग छोड़ती है, पूरे ज्वाला चक्र को नियंत्रित करती है ताकि यह एक विशाल आग बवंडर में विकसित हो जाए, जो नेता सहित सभी राक्षसों को जला देता है। इसके बाद बॉयस ने बताया कि वह आग की लपटों को महसूस नहीं कर सका, इसलिए ग्रे ने समझाया कि यह वास्तविक नहीं था। उसने राक्षसों को यह सोचने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया कि वे आग में हैं और वे एक प्लेसबो प्रभाव से मर गए। वह बताती है कि वहाँ शक्तियों से भरा एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है और कई साल पहले एक आदमी ने उसे चुराने के लिए उसे काम पर रखा था। हालांकि यह स्थान इतना भ्रष्ट है कि इसने आदमी और उसके अनुचरों को राक्षसों में बदल दिया, जिनका उन्होंने सामना किया। अगले दिन कुलपति ने घोषणा की कि अधिपति मर चुका है, लेकिन रानी गर्भवती है, इसलिए बच्चा नया अधिपति होगा। नागरिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो जेरेस हवा में गोली चला देता है ताकि भीड़ रानी और उसके बच्चे के पक्ष में नारे लगाए। इसके बाद कुलपति रानी के सामने घुटने टेकते हैं और उन्हें अच्छी सलाह देने का वादा करते हैं। हालांकि निजी तौर पर वह उसका अपमान करता है और उसे जल्दी करने के लिए कहने के लिए एनफोर्सर को बुलाता है।
रानी भी योजना बना रही है और जेरेस को अपने वश में करने के लिए उसे चुन रही है। उसे उम्मीद है कि वह उसकी सेना का इस्तेमाल अपने निजी लक्ष्यों के लिए कर सकेगी। बॉयस और ग्रे फायर फील्ड्स पर पहुंचते हैं और बॉयस घोषणा करता है कि वे अगले दिन अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। शेपशिफ्टर से लड़ना खतरनाक होगा, इसलिए ग्रे सोचता है कि बॉयस को अपना भुगतान लेना चाहिए और चले जाना चाहिए। वह मना कर देता है और उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं आ सकती क्योंकि एक अभिशाप उसे हर मिशन पर जाने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन बॉयस और ग्रे एक सुरंग पार कर रहे थे जब उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी। चूंकि वे इससे आगे नहीं भाग सकते, इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। ग्रे रेल की पटरी पर खड़ी है और दौड़ने से पहले ट्रेन के काफी करीब आने का इंतजार करती है। प्रवर्तक तुरंत ट्रेन को उसके पीछे दौड़ाता है, यह एहसास किए बिना कि यह एक जाल है। ग्रे उसे टूटी हुई रेल की ओर ले जाती है और आखिरी सेकंड में कूद जाती है ताकि बॉयस उसे पकड़ सके। ट्रेन रुक नहीं पाती और खाई में गिर जाती है, जिससे विस्फोट होता है और एन्फोर्सर और उसके सभी आदमी मारे जाते हैं। जब कुलपति को इस बारे में पता चलता है तो वह बलपूर्वक सिंहासन लेने के लिए अपने रक्षकों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हालांकि जेरेस और उसकी सेना ने अचानक उसे और उसके शेष सैनिकों को मारने के लिए घेर लिया, जिससे रानी शहर में एकमात्र नेता बन गई। इसके बाद जेरेस और रानी शरारती होकर जश्न मनाते हैं। अगले दिन ग्रे और बॉयस खोपड़ी नदी पर पहुंचते हैं, जो भेड़ियों के पीड़ितों की हड्डियों से ढका हुआ क्षेत्र है। वे एक पुरानी इमारत की तलाशी लेते हैं और पाते हैं कि वहां कोई रहता है, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। बॉयस ग्रे से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन ग्रे अपना मिशन पूरा करना चाहती है। जब रात होती है, ग्रे अपनी उंगलियों को चांदी के पंजों से ढक लेती है और बाहर निकल जाती है। बॉयस फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पूर्णिमा निकल चुकी है और उसके रूपांतर की वजह से वह बदल रहा है। ये पता चलता है कि वह शुरू से ही आकार बदलने वाला था और ग्रे सोचता है कि वह उसे यहाँ लाने और उसे मारने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हुआ था। बॉयस का शरीर आकार में बढ़ जाता है और जैसे ही वह एक विशाल भेड़िया बन जाता है, उसके कपड़े नष्ट हो जाते हैं। ग्रे उस पर घड़ी फेंकता है इससे पहले कि वह चांदी के पंजे से उससे लड़ना शुरू करे, लेकिन बॉयस स्पष्ट रूप से मजबूत है और आसानी से उसे इधर उधर फेंक देता है। फिर ग्रे एक भ्रम पैदा करता है जिससे पक्षियों का एक झुंड उसके पीछे भेज देता है, जिससे वह छिप जाती है। जब बॉयस बड़े पक्षी पर हमला करने के लिए कूदता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है और ग्रे उसे पंजों से मारता हुआ दिखाई देता है। बॉयस खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया है और कुछ और वार के बाद ग्रे उसे नीचे गिरा देता है। जब ग्रे अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अंतिम प्रयास में अपनी भुजाएं उठाता है। कुछ सेकंड बाद बॉयस जख्मों से ढका हुआ उठता है। ग्रे उसे पानी दे रहा है और आराम करने के लिए कह रहा है। बॉयस सो जाता है और अगली बार जब वह उठता है तो खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। ये पता चला है कि जब ग्रे ने उसे टाँके लगाए थे तो उसने उसकी त्वचा के नीचे कुछ चांदी छिपा दी थी जो उसे लगातार जहर दे रही थी। जब वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है तो बॉयस कहता है कि उसकी एक इच्छा है और उसे याद दिलाता है कि वह किसी को मना नहीं कर सकती। वह चाहता है कि वे एक साथ रहें और अपना अकेलापन खत्म करने के लिए एक साथ शिकार करें। ग्रे इस बात से सहमत है और बताते हैं कि इसकी एक कीमत है। उस क्षण बादल हट जाते हैं और चंद्रमा बॉयस को फिर से रूपांतरित होने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ग्रे उसकी छाती को काटना शुरू कर देता है। अगली सुबह ग्रे ने घड़ी को बॉयस की कब्र पर रख दिया और उसकी खाल लेकर चला गया। जब वह शहर में प्रवेश करती है तो दास उसका नाम जपते हैं और कुछ गार्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जल्दी चर्च का विशाल क्रॉस विद्रोहियों द्वारा गिरा दिया जाता है। ग्रे ने रानी को इसकी शक्ति प्राप्त करने के निर्देश के साथ जेरेस को खाल दे दी। जब जेरेस बताता है कि वह उसके मिशन में विफल रही तो ग्रे समझाता है कि उसने रानी के प्रेमी को मार दिया है और अब जेरेस उसे पा सकता है, जो उसकी वास्तविक इच्छा है। बाद में रानी तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि यह त्वचामृत बॉयस की है। उसका लक्ष्य हमेशा उसके साथ रहने के लिए एक जानवर बनना था, लेकिन जेराइस ने बताया कि बॉयस ने उसे भ्रष्ट कर दिया। रानी को एहसास होता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है और वह एक हेयरपिन लेकर जेरेस की गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विद्रोही इस मौके का इस्तेमाल महल में घुसने और सभी गार्डों को मारने के लिए करते हैं, जिनकी गोलियां इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकती। जब सूरज उगता है तो ये खाल को तब तक जलाता है जब तक रात के अलावा कुछ नहीं बचता। उसी समय बॉयस की कब्र हिलने लगती है। कुछ समय बाद पुनर्जीवित बॉयस उसे मारने के इरादे से ग्रे को ढूंढता है। हालांकि ग्रे कबूल करता है कि उसे हमेशा से पता था कि वह रानी का प्रेमी था। उसने सब कुछ इस तरह से योजनाबद्ध किया ताकि विद्रोही अंततः अपने उत्पीड़कों को पराजित कर सके और बॉयस अंत में जीवित बच जाए। बॉयस फिर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक विफल हो जाती है, इसलिए वह चाकू से हमला करता है। ग्रे इसे चकमा देता है और वे एक दूसरे की गर्दन पर अपने ब्लेड के साथ फंस जाते हैं। जब ग्रे उसे याद दिलाता है कि यही वह चीज है जो उसने चाही थी, बॉयस सहमत हो जाता है और अब दोनों खोई हुई भूमि की यात्रा के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं।